नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रजापति इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे। 24/12/2021 आज की तारीख है। आज हम चर्चा करने जाएंगे 15 एमसीक्यूज़ की, जो कि हमारे इस हफ्ते का लास्ट वीडियो है एक्ट वाले सेक्शन के एमसीक्यूज़ का। उसके बाद आपको फिर अगले हफ्ते के लिए जो पहले चलते थे एमसीक्यू सीरीज वैसे ही मिलने लगेगी आपको। लगभग सभी यूनिट के एमसीक्यूज उसमें मिलेंगे सोशल वर्क के पार्ट बी के सेक्शन में। अभी क्या स्पेशली 5 वीडियो जो बनाई गई थी यूनिट 9 के पर को दृष्टिकोण रख के बनाई गई थी, तो लगभग 50 एमसीक्यूज आपके आज इस वीडियो के अंत तक हो जाएंगे कंप्लीट यूनिट 9 के। तो संभवतः लगभग 50 में से भगवान करे तो आपके 5-7 एमसीक्यूज ही फंस जाएँ तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये मान लीजिए 10 आउट ऑफ 10 में से 7 मिल रहा है। बाकी आयोग की भी कुछ मर्जी होती है बनाने की, वो ही बनाएगा उसके हिसाब से। तो चलते हैं अपन आज के पहले एमसीक्यूज की तरफ, जो कि रहेगा अपना पार्ट ए सेक्शन से। तो पार्ट ए में एमपी इंडिया कंप्यूटर और करंट इश्यू पूछता है। तो पहला क्वेश्चन अपना है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस जिले में खोला गया है? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस जिले में खोला गया है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी दतिया। बताइए आप क्या होगा इसका जवाब। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, दतिया। योर काउंटडाउन स्टार्ट राइट नाउ। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के किस जिले को लघु वृंदावन कहते हैं? ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी दमोह, ऑप्शन डी होशंगाबाद। बताइए आप राज्य के किस जिले को लघु वृंदावन कहते हैं? दतिया, देवास, दमोह, होशंगाबाद। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए आप। सिंपल क्वेश्चन हो सकता है यदि आप मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर को जानते हो तो। 5 4 3 2 1। सिंपल क्वेश्चन है दतिया। दतिया जिले को लघु वृंदावन कहते हैं। यहीं से जीत कर आते हैं अपने होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी की विधायकी सीट दतिया से चुनाव लड़ते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन प्रजापति एक खाली स्थान है। बताइए पवन प्रजापति कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का। यदि आयोग पूछेगा तो बहुत सारे लोग संभवतः गलती करेंगे, बाकी कुछ लोग जो जागरूक रहे होंगे वो सही कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो लगाइए आप इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए है आपका चित्रकार, ऑप्शन बी है मूर्तिकार, ऑप्शन सी है संगीतकार, ऑप्शन डी है अदाकार। बड़ी सावधानी से लगाइए आप। चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, अदाकार, क्या होगा इसका सही जवाब? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। इसका सही जवाब हो जाएगा ये मूर्तिकार हैं। पवन प्रजापति जो हैं एक मूर्तिकार हैं। आपको मालूम होगा कि अभी जो नवदुर्गा के टाइम पे शेरावाली जी की मूर्ति बनाई थी, एक स्माइलिंग करती हुई शेरावाली जी की मूर्ति काफ़ी वायरल हो रही थी। उनका निर्माणकार पवन प्रजापति जी ने किया था, जो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे या शायद छिंदवाड़ा में काम करते थे। नरसिंहपुर के रहने वाले हैं बेसिकली वो, और छिंदवाड़ा में काम करते थे। मूर्ति बनाई थी उन्होंने, मगर अपने को पवन प्रजापति से संबंध रखना है। कौन है ये? मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र पूछा है, कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ये रहे, ए रतलाम, ऑप्शन बी झाबुआ, सी देवास, ऑप्शन डी बैतूल। बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है। ए रतलाम, बी झाबुआ, सी देवास, डी बैतूल। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ए रतलाम। रतलाम में जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन।
भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है, बताइए आप। भोपाल शुगर मिल जो है एमपी में कहाँ पर है? ए भोपाल, बी सीहोर, सी विदिशा, डी रायसेन। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग लगा लोगे इसको, फिर भी काउंटडाउन मैं करूँगा फॉर्मेलिटी। 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी सीहोर। सीहोर जिले में भोपाल शुगर मिल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना पार्ट बी से, जो सोशल वर्क से रहेगा, लेकिन यूनिट 9 को स्पेशली टारगेट करके वीडियो बनाए गए थे, जो आज हमारा लास्ट वीडियो है यूनिट 9 को टारगेटेड किए जाने वाला। इसके बाद लगभग आपको 5 वीडियो और मिलेंगे संभवतः 31 दिसंबर तक। उसके बाद आपको वीडियो मिलना बंद हो जाएंगे। यदि मुझे समय मिला तो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। अब मुझे भी पढ़ना होता है, लगभग एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मुझे, तो मैं अब ये थोड़ा समय नहीं दे पाऊँगा इस जगह। तो ये मैंने बेसिकली इसलिए शुरू किया था वीडियो बनाना, ताकि बीच में कैलेंडर डिलीट हुआ था, तो मैं भी पढ़ाई से जुड़ा रहूँ, हटूँ ना, इसलिए किसी ना किसी बहाने से जुड़ा रहूँ, इसलिए वीडियो बनाना चालू किया था। तो समय काफ़ी लगता है मुझे, न्यू बिगनर ही हूँ ये मान लीजिए। यदि एक्सपर्ट होता तो 1-1.5 घंटे में बना के दूर कर देता। तो हालांकि अब मुझे भी पढ़ना रहता है, आप भी अभ्यर्थी हो, मैं भी अभ्यर्थी हूँ, समझिए मेरा भी दर्द आप ही की भांति। समय की कीमत है यहाँ पे, और उस कीमत का कोई मूल्य नहीं लगा सकता, उतनी कीमत है। तो आप 31 दिसंबर तक एंजॉय कीजिए एमसीक्यूज। बाकी आपको एक लगभग मेंटली माइंडसेट में पैटर्न तो बैठ गया होगा किस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा। और उसके बाद मैं कुछ चर्चाएं करता रहूँगा आपके साथ, जैसे किस प्रकार की कॉपी मिलेगी आपको एग्ज़ाम हॉल में, किस प्रकार से डायरेक्शन वगैरह, रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह, एडमिट कार्ड संबंधित और भी जानकारी देता रहूँगा। और पुराने एमपीपीएससी के जो पेपर हुए हैं उन पे भी चर्चा करते रहूँगा, ताकि उनसे आपको एमपीपीएससी का मतलब मध्य प्रदेश वाले सेक्शन का वो मालूम चल जाएगा, एक स्टैंडर्ड कैसा क्या स्टैंडर्ड है और कैसे क्वेश्चन है। मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे ना, वो अपने सेगमेंट से रिलेटेड, वो उन पे चर्चा करेंगे अपन, वो जनवरी में करेंगे। तो अभी अपन लगाते हैं अभी लगाते हैं अपन आज का पहला एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है आपका, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में माता पिता का परित्याग करने पर धारा 24 के तहत कितने माह तक के कारावास का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन पढ़ने में लेंथी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पढ़ने में आपकी सांस नहीं फूलना चाहिए मेरी तरह। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में माता पिता का परित्याग बोला है, ठीक है, करने पर धारा 24 मैंने लिख दिया है, वैसे क्वेश्चन में नहीं लिखते, ये आपको याद हो जाए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, इसलिए लिख दिया है। धारा 24 के तहत कितने माह तक के कारावास का प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी है 5 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। बताइए आप। ए 3 माह, बी 4 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। काउंटडाउन बिगिन। 5 4 3 2 1 0। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 3 मास तक के कारावास के लिए आपको जेल में चक्की पीसिंग करवा सकते हैं, यदि आप अपने माता पिताओं को असुरक्षित छोड़ देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में नियम बनाने की शक्ति का अधिकार कैसे दिया गया है? बताइए, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में नियम बनाने की शक्ति का अधिकार कैसे दिया गया है? जो नियम बनाने का अधिकार है वो धारा 18 के तहत दिया गया है। ब्रैकेट में आप क्वेश्चन के दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक तो आपको मालूम चल जाएगा कौन बनाएगा अधिकार और किस धारा में दिया गया अधिकार। तो आपका ऑप्शन है ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी समुचित सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। समुचित सरकार का यहाँ पे तात्पर्य है राज्यों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार, और वो रहते हैं ना यूटी वाले लोक प्रशासक, वो भी बना सकते हैं अपनी अपनी यूटीज में। तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई? लगाइए आप। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुचित सरकार। इसका सही जवाब है समुचित सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आज के। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने के लिए शास्ति के रूप में कितनी राशि के जुर्माने का प्रावधान है? बताइए आप। क्वेश्चन बहुत लंबा है, मेरी सांस फूल रही बार बार पढ़ने में सॉरी फॉर देट, जस्ट जोकिंग। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने के लिए शास्ति के रूप में कितनी राशि के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? बताइए। यदि कोई संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको कितनी पेनल्टी भरना पड़ेगी? ए 10,000 रुपये, बी 20,000 रुपये, सी 30,000 रुपये, डी 50,000 रुपये। आपका काउंटडाउन चालू होता है राइट नाउ। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये की पेनल्टी भरना पड़ेगा उसको यदि वो संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है, भंग करता है तो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बेमेल है, आप बताइए इसमें से किन का मेल नहीं खटा रहा है? ऑप्शन ए बाल श्रम अधिनियम 1886, ऑप्शन बी अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, ऑप्शन सी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ऑप्शन डी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। मिस टाइपिंग हुई थोड़ी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर कोई बात नहीं, चलता है, इतना मुफ्त में इतना मिल रहा है आपको, कम बात है क्या सॉरी फॉर जोक। ए बाल श्रम अधिनियम 1886, बी अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, सी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, डी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। बताइए आप क्या होगा इसका सही आंसर? 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाल श्रम अधिनियम जो है 1986 का है, 1886 का नहीं है, ठीक है, याद रखना 1986, 1986 नॉट 1886। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कार्यस्थल को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में कार्यस्थल को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 2 के चा में, ऑप्शन 2 के टा में, ऑप्शन 2 के कौन सा है डमरू वाले में, ऑप्शन डी 2 के णा में। 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 का अणा वाला, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 2 के अणा में कार्यस्थल को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस धारा में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस धारा में विवाह के शून्यकरण का प्रावधान है? बताइए आप। ए धारा 10, बी धारा 11, सी धारा 12, डी धारा 14। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धारा 12। धारा 12 में शून्यकरण का वाला प्रावधान मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, SC/ST अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? SC/ST अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। बताइए आप किस ईयर लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1986, 86 नहीं है 1989 है, सॉरी मिस टाइपिंग हुई, 1989 है, गलत लिखा गया वो मेरे से। अनुसूचित जाति अत्याचार SC/ST एक्ट 1989 है, 1989। करेक्शन कर लीजिए इसमें आप, नहीं तो आपको थोड़ा एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी यदि उसने पूछ लिया कौन से ईयर का है। तो ये अधिनियम है 1989 का। SC/ST एक्ट 1989 में अंतिम बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। बताइए आप इसका सही जवाब क्या होगा? काउंटडाउन शुरू। 5 4 3 2 1
0। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2018। 2018 में SC/ST अधिनियम 1989 1989, 8 पे 9 89। इसको स्क्रीन में 86 लिख रहा है आपको, वो गलत है, ठीक है। 1989 कर लीजिए। 1989 में लास्ट टाइम संशोधन हुआ था, 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC/ST अधिनियम 1989 में पीड़ित एवं साक्षी के अधिकार का प्रावधान किस अध्याय में है? SC/ST अधिनियम 1989 1989 है, यहाँ भी मिस्टेक हो गई, क्षमा चाहते हैं उसके लिए बेहद। SC/ST अधिनियम 1989 में पीड़ित एवं साक्षी के अधिकार का प्रावधान किस अध्याय में है? ए अध्याय 3A, बी अध्याय 4A, सी अध्याय 4, डी अध्याय 5। बताइए आप, साक्षी एवं पीड़ित के अधिकार को किस सेक्शन में, किस अध्याय में परिभाषित किया गया है? 5 4 3 2 1 0। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्याय 4A में धारा 15A के तहत इसको परिभाषित किया गया है, साक्षी को, साक्षी के अधिकार। ये लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? इसने लागू होने की डेट पूछी है आपकी, बताइए। एक है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1955, ऑप्शन बी 1 मई 1955, ऑप्शन सी 1 जून 1955, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1955। बताइए आप, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस डेट को लॉन्च हुआ था, लागू हुआ था? अप्लाई हुआ था, लॉन्च नहीं, अप्लाई, लागू हुआ था। ABCD लगा लिया आपने? 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 8 मई 1955 को, और 1 जून 1955 को ये लागू हो गया था। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए आप, सिंपल क्वेश्चन है। आप, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों को प्रतियोगी परीक्षा मतलब कंपटीशन एग्जाम में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहा है, ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। सिंपल क्वेश्चन है, आपने लगा लिया होगा वैसे तो, फिर भी काउंट डाउन करता हूँ, बताता हूँ आपको फटाफट। 5 4 3 2 1 0। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 4%। धारा 34 में इसका प्रावधान किया गया है। एक बार देख लीजिए, बस धारा 34 ही इसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, धारा 34 में कहा गया है कि 4% इसका रिजर्वेशन मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में। और धारा 32 में कहा गया है कि जो हाई एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, और दिव्यांगजनों को आरक्षण वहाँ पे रहेगा 5%। तो धारा 32 में 5% वाला हायर एजुकेशन में, और कंपटीशन एग्जाम मतलब जॉब के लिए अप्लाई, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें 4% सीटों का आरक्षण मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर MCQs ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारा लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको खुद से MCQs लगाने का मौका मिलेगा। काफ़ी और साथीगण लगा रहे हैं MCQs, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है। आपको एग्ज़ाम का लेवल भी पता होना ज़रूरी है, ताकि आप आपकी तैयारी उस हिसाब से कर सको। तो अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करने के लिए आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे पर डे 1-2 MCQs पर डे डालता हूँ मैं, जिसको आप स्वयं अपनी इच्छा से विकल्प चूज़ करके लगाने की स्वतंत्रता रहती है आपको, और आप लगा पाओगे उसको अच्छे से, और आपको अपना लेवल मालूम चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।